हेलो दोस्तों, मुगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2027 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी जो जनवरी अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कराता हूँ बच्चों को, ताकि रिजल्ट 99 परसेंटाइल बच्चों के आए, अच्छे से अच्छा कॉलेजेस में सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, इसको ब्लाइंडली फॉलो करो और इसको इसी तरीके से अप्लाई करो ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो में मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाला हूँ। एक होगा आपका जो बोर्ड है उसको टारगेट करेंगे, उसके बाद में आपका पीवाईक्यू टारगेट करेंगे, एक में मॉक टारगेट करेंगे और एक में जो स्टडी प्लान होगा उसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले बोर्ड के लिए, तो बोर्ड किस तरीके से आप मैनेज करोगे ताकि आप जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2027 की एग्जाम अच्छे से दे पाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि पहले तो आपने ऐसी स्कूल चूज करनी चाहिए तो जो डमी स्कूल अलाउ करता है, ठीक है ना। डमी स्कूल क्यों? क्योंकि बोर्ड में आपको 95 परसेंटेज आ जाए, 96 परसेंटेज आ जाए, 100 परसेंटेज आ जाए, कोई खास बेनिफिट तो होना नहीं, क्योंकि कॉलेज तो मिलना नहीं है। तो ये बात समझो। तो अगर आपने से आपकी स्कूल अच्छी है, स्ट्रिक्ट है, 75 परसेंटेज अटेंडेंस कंपलसरी कर रहे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करोगे? तो देखो, अभी ये अगस्त मंथ चालू है और ऐसी उम्मीद है कि आपके 9 चैप्टर तक हो गए होंगे हर सब्जेक्ट के। पीसीएम की बात कर रहा हूँ, पीसीएम के 9-10 चैप्टर तक आप आ गए होंगे। खुद मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रल तक आ गए हैं, मतलब खाली डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है और जो दूसरा पार्ट है उसका थोड़ा बहुत पार्ट बचा है। तो जनरली 9 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर होते हैं। तो यहाँ से आपने 3 चैप्टर तक वेट करना चाहिए स्कूल का, कि जो स्कूल के साथ चालू है वो चलने देते हैं, और लास्ट के जो 3 चैप्टर होते हैं ये आपने सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ प्रिपरेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके हिसाब से हो जाएगा। जैसे फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर चैप्टर है, ये तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो भी आप घर पे बैठे कर सकते हो। आपको स्कूल में जाके 1-1.5 महीना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काफी टाइम बचा लोगे इस चक्कर में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। अभी तक तो ठीक है, अभी 1 महीना और चलेगी स्कूल, उसके बाद में ये रहेगा। उसके बाद में फिर आपका से नवंबर आते आते आप प्री बोर्ड में फंस जाओगे। अगेन वेस्ट ऑफ टाइम है, पर स्टिल स्कूल कंपलसरी करती है, तो उसके पहले पहले ये सारी अगर कर लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड आपका सॉर्ट होना चाहिए इस हिसाब से। अब बात करते हैं कि सर इसका जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2027 से क्या लेना देना। तो देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि ये जो मंथ है, जैसे कि अक्टूबर मंथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट मंथ मेरे लिए हो जाता है। अक्टूबर है या नवंबर है, ये काफी इंपॉर्टेंट मंथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो जनवरी अटेम्प्ट को अच्छे से टारगेट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कराओगे ताकि आपका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा हो। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। पहले आपका बोर्ड सॉर्ट हो गया, अब हम सिलेबस सॉर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि सर सिलेबस कैसे सॉर्ट करें। जो जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2027 का सिलेबस है उसको कैसे हैंडल करें। तो देखो, सिलेबस का एक सिंपल तरीका होता है। 3 सब्जेक्ट है आप लोगों को। एक है ड्राइंग, तो ड्राइंग का सिलेबस अविनाश सर ने बताया है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है ना। सिलेबस तो आपको सिलेबस के वीडियो में पता चल जाएगा, तो ड्राइंग को प्रिपेयर कैसे करना है ताकि आप जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से टारगेट कर पाओ। तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ होमवर्क देता नहीं हूँ बच्चों को, ना ही अविनाश सर देते हैं, बट एक छोटा सा काम कर सकते हो। डेली एटलीस्ट एक असाइनमेंट क्लास में, ठीक है ना। ये भी मैं क्लास में असाइनमेंट बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप ट्यूशन लगा रहे हो या फिर घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक क्लास वर्क में एक असाइनमेंट आपकी होनी चाहिए। 45 मिनट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रेगुलर करोगे, यहाँ से 150 डेज है तो 150 असाइनमेंट आप जरूर कंप्लीट कर लोगे। तो डेली एक असाइनमेंट, कोई भी एक असाइनमेंट है, जैसे 2D कंपोजिशन है, आसान है, फास्ट हो जाती है, या फिर 3D कंपोजिशन है, फास्ट हो जाती है। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो कि नहीं सर हम ड्रॉपर बच्चे, हमें बोर्ड का इतना इशू नहीं है, तो आपके डेली असाइनमेंट में मेमोरी ड्राइंग भी आना चाहिए, कि आप 2 असाइनमेंट कर लो ताकि अच्छा सा स्कोर बने, ठीक है। तो ये भी बात आप सोच सकते हो और इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। एक असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इन्हीं असाइनमेंट को कवर करने के लिए मोगे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2027 के लिए अगस्त बैच लॉन्च की है। यहाँ पे आपके 250 असाइनमेंट यहाँ पे हम कवर करेंगे टिल द अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट तक आपके 150 असाइनमेंट कवर हो जाते हैं। 250 असाइनमेंट कवर होने हैं आप लोगों के। इसमें डेली जनरली सर 90 मिनट का क्लास लेते हैं, उसमें 40 मिनट सिखाते हैं, उसके बाद में फिर असाइनमेंट बच्चों से कराते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने जरूर ऑगस्ट बैच ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपका ड्राइंग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और सिस्टमैटिक हो। ऐसा नहीं है कि सर रैंडम प्रिपरेशन चालू है, कोई गलतियां बताता नहीं है, ऐसी प्रिपरेशन नहीं, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन चालू रहे ताकि आप ड्राइंग डेली करते रहो। देखो, ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। बच्चे बोलते हैं सर मैं 1 महीना अच्छे से ड्राइंग करूंगा तो इंप्रूव हो जाऊंगा। कैसे इंप्रूव होगा?
ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक रात में इम्प्रूव हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये बात समझो, 250 असाइनमेंट्स है, तो इसको आपको डेली अगर सॉल्व करोगे, एक दो असाइनमेंट करोगे, एज अ रिलैक्सेशन के तौर पे ले लो इसको, कि सर दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया, अब रात को थोड़ा सा असाइनमेंट कर लेते हैं। तो ज़रूर आपने मोगा इंस्टीट्यूट की जो फाउंडेशन बैच है उसको देखना चाहिए, डेमो क्लास ज़रूर बुक करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जा सके और आपका ईयर सेव कर सके, और आपका सिलेबस भी ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स के आपके कौन कौन से चैप्टर हो रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अगर आपका ये हो रखा है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और काफी इजी भी है। नेक्स्ट चैप्टर है 3D वेक्टर, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये +1 +2 के चैप्टर से मैं मैथ्स को मैथ्स समझता हूँ, ना +1 है ना +2 है, एवरीथिंग इज मैथ्स, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको सोचो। थर्ड, कंटिन्यूटी लिमिट है, क्योंकि ये अगेन इजी चैप्टर है कैलकुलस का, 2 क्वेश्चन आते हैं और काफी आसान रहते हैं, ऐसे हार्ड नहीं क्वेश्चन। और जो 4th चैप्टर है स्टैटिस्टिक, 1 क्वेश्चन, और आपका 5th नंबर का चैप्टर मेरे हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके ये चैप्टर भी सही है कि सर हम बना लेते हैं क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से 99 परसेंटाइल को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो 6-7 क्वेश्चन ये मोर देन इनफ होते हैं कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ और अच्छे से एग्जाम में 99 परसेंटाइल ला सके। लास्ट ईयर का आप हमारा कोई भी रिजल्ट देख लो, तो 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ये मैक्सिमम अटेम्प्ट है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन मैथ्स के कर लिए मतलब मैक्सिमम हो गया सर। तो ये तो मैं 6-7 बोल रहा हूँ, तो ये मोर देन इनफ है कि आप कर लोगे। इसमें आप फिर थोड़ा सा कैलकुलस और ऐड कर सकते हो, उसके बाद में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से पहले ये चैप्टर आपके ठीक होने चाहिए। तो ठीक है, अगर आपके ये चैप्टर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन अगस्त बैच में भी हम कवर करेंगे, सारे ही चैप्टर कवर करेंगे, बट ये चैप्टर मेनली कवर होते हैं पहले, ताकि जो बच्चों को मैथ्स वीक है वो जल्दी से क्लियर करके बाहर निकल जाए, बाकी फिर बच्चे कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा, वो सारी चीज़ें करते रहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं एप्टीट्यूड को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मॉक और PYQ भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा और किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। तो आप बात करते हैं एप्टीट्यूड की। देखो, एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चों को लगता है काफ़ी आसान है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट भी इसका इस तरीके से दिखाती है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान है। मैं भी समझता हूँ कि सब्जेक्ट काफ़ी आसान है, बट कॉम्पिटिशन भी काफ़ी तगड़ी है। ये समझो, एग्जाम में अगर आपको 99 परसेंटाइल ओवरऑल में स्कोर करना है, तो एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल स्कोर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका लगता है 165 मार्क आउट ऑफ 200, ठीक है ना। तो ये मिनिमम हो गया है ना, इसके ऊपर ही लगता है स्कोर। अगर पेपर आसान आता है, जैसे लास्ट ईयर का जब अप्रैल अटेम्प्ट था, काफ़ी हलवा पेपर था, 170 मार्क भी बच्चों को कम पड़े थे, ठीक है। तो बफर बहुत कुछ मिलता नहीं है गलतियों के लिए, तो ये बात समझनी है कि यस पेपर आसान है, बट बफर कुछ है नहीं हाथ में कि सर गलती हो गई, सर मिस्टेक हो गई, सर प्रैक्टिस कम पड़ गई, ये जो बफर है ये मिलता नहीं। तो ये ज़रूर याद रखना, यहाँ पे बफर मिलेगा नहीं, और पेपर भी काफ़ी सब्जेक्टिव होता है कि सर इजी हार्ड है, जी के ज़्यादा पूछ लिया तो हार्ड हो जाता है। तो इसका जो सिलेबस है बेसिकली, अगर आपका नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक है, उसके बाद में BMC और आर्किटेक्चर अवेयरनेस, इसमें मिसलेनियस भी बहुत कुछ आता है, बट अभी के लिए इतना ही मान लो। तो अभी के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो वर्क, इसमें करना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका वर्क है, ये बेसिकली प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस डिमांड करेगा काफ़ी, रादर देन सिलेबस। तो जनरली बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, और अगस्त बैच में भी ये बोल ही रहा हूँ बच्चों को, यस्टरडे फर्स्ट डेमो क्लास हुआ तो वहाँ पे भी ये बात उठी। तो इसका जो सिलेबस है आपका, ये 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट लिखाई जो है, राइटिंग जो है 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए। लगभग 170 टॉपिक है, 170 टॉपिक्स है। तो इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, BMC, आर्किटेक्चर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। जनरल नॉलेज के खुद में ही 80-85 टॉपिक है।
तो अगर इसको आप कवर कर लेते हो अक्टूबर तक तो काफ़ी आसान रहेगा। चलो थोड़ा डिले मानते हैं, तो 1 नवंबर ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगेन आपकी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी 15 नवंबर या 1 दिसंबर से, तो उस हिसाब से 1 नवंबर की काफ़ी हेल्दी टाइमिंग मैं मानता हूँ। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो देखो, प्रैक्टिस के लिए तो आपको बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो। फॉर एग्जांपल अगर आप मोगे इंस्टीट्यूट की ऑगस्ट बैच ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे 8000 क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर हम मॉक पे प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए 8000 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ फिर 130 मॉक है जो ओनली एप्टीट्यूड की है, मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। 130 मॉक्स है। इसके साथ साथ PYQ है, 33 PYQ है जो अब तक आ चुके हैं, ठीक है ना। 2005 से लेके 2026 तक जितने PYQ आ गए वो सारे के सारे आपको अवेलेबल है हमारी ऐप में, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अगस्त बैच में मिलेगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं किस तरीके से प्रैक्टिस एंड रिवीजन करनी चाहिए। जिन बच्चों के सिलेबस थोड़े बहुत लाइन पे है, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी कहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो क्या है, प्रैक्टिस के लिए आपने PYQ, मॉक्स एंड DPP इनका सहारा लेना चाहिए। तो ये तो बेसिक होगी सर, ये तो है ही है। तो PYQ अभी देखो 33 PYQ अवेलेबल है 2005 से लेके 2026 के PYQ अवेलेबल है। मोगे इंस्टीट्यूट की बात करें तो मोगे इंस्टीट्यूट की बैचेस में मैं 130 मॉक्स प्लस 30 फुल मॉक अवेलेबल करता हूँ। और DPPs की बात करें तो मैंने जैसे बोला 8000 प्लस क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन, आर्यन के क्वेश्चन नहीं। तो ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे बच्चे PYQ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं कि सर हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है ना। PYQ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्यों, क्योंकि दिक्कत ये है कि PYQ में आप ऑलरेडी अरियंत है, ठीक है ना। अरियंत में 2021 से लेके 2026 के PYQ सॉल्व है, उसके बाद में 2005 से लेके 2020 के PYQ वहाँ पे वो दे रखे हैं, तो बच्चों के क्वेश्चन रटे हुए होते हैं, तो ये PYQ आपके लिए यूजलेस हो गए। दूसरी बात, PYQ से रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी यूजलेस हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें से आप टॉपिक कर सकते हो बट इतना हेल्पफुल है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते जीके की वजह से। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नो रिपीटेशन। तो आपके लिए प्रैक्टिस बच जाती है मॉक की और DPPs की, ठीक है ना। DPP और मॉक में आपकी प्रैक्टिस आती है कि मॉक सॉल्व करो, एनालाइज करो, और DPPs में उसको फिर से एक बार ट्राई कर लो या फिर टॉपिक टेस्ट में ट्राई कर लो, ठीक है ना। तो ये रिवीजन का पार्ट है। तो एक मैं छोटी सी साइकिल ले देता हूँ, आप इसको फॉलो करो ताकि आप अच्छे से अच्छा 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाए। तो देखो जनरली क्या होता है, मॉक दो, इसके बाद अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में रिवीजन करो, इसके बाद में प्रैक्टिस करो, रिवीजन मतलब रीड करना बेसिकली, और इसके बाद में फिर से मॉक देना। तो ये साइकिल अगर आप रखते हो तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि रिवीजन 2-3 बार भी अभी हो जाती है आपकी, तो आप मॉक में अच्छे से स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस होती रहेगी। फॉर एग्जांपल मॉक में पर्टिकुलर टॉपिक स्टक कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, इस हिसाब से ये चलता है। तो ये एक साइकिल होती है, इसको कंटिन्यू करो, बहुत अच्छे से आप रिजल्ट देखोगे। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोल दी कि 99 परसेंटाइल किस तरीके से मिलना चाहिए या फिर आपने टारगेट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें बोल दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।